हाय गाइस, हेलो। वेलकम टू स्टडी लवर सोना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की स्टडी अच्छी चल रही होगी। अपनी फैमिली, सेहत, पढ़ाई का ख्याल अच्छे से आप लोग रख रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मीन्स अब इसको डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ से लाया गया है और कब लाया गया है, किस संविधान को संशोधन का अधिनियम करके ये लाया गया है, संशोधन करके लाया गया, वो सब अब हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या डिस्कस किए थे। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो फंडामेंटल राइट्स थे उसके पार्ट थर्ड के बाहर कितने अधिकार हैं। ठीक है, पार्ट थर्ड के बाहर कितने कितने अधिकार है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। जिस तरीके जैसे कि पार्ट 13 में आर्टिकल्स आर्टिकल्स 300 ए में कहा गया है कि व्यक्ति को जो उसकी संपत्ति है उससे उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। फिर आर्टिकल्स 13 में ही कहा गया है 301 में कि भारत के राज्य क्षेत्र में सभी जगह आप व्यापार कर सकते हैं। भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है वहाँ पे सभी जगह, हर राज्य में कहीं भी XYZ जगह पे आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम कर सकते हैं। मीन्स कोई भी सामान को आप लेके आ और जा सकते हैं। फिर पार्ट 15 में आर्टिकल्स 326 में ये कहा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन जो होते, जो इलेक्ट किया जाता है, वो वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा। ठीक है, जो वैक्स मताधिकार के आधार पर होगा वो आर्टिकल्स 326 में कहा गया है, 326 में कहा गया, पार्ट 15 और 326 में ये कहा गया है। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू मीन्स ओवरव्यू इतना सा हम लोग ले लिए। अब आगे DPSP में क्या क्या चैप्टर डिस्कस करने हैं ये अब हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल करेंगे, न्यू DP किस तरीके से आया वो देखेंगे, क्रिटिसिज्म्स ऑफ DP मीन्स इसका आलोचना भी किया गया था निर्देशक तत्वों का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का। फिर है यूटिलिटी ऑफ DP, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ DP। फिर उसके बाद जितने भी आर्टिकल्स हैं 36 से 51 DPSP में, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे की क्लास की ओर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पार्ट 4 में आता है, आर्टिकल्स 36 से 51 मीन्स 36 से 51 तक में DPSP के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये लिया कहाँ से गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। कब लिया गया? 1937 में लिया गया। अच्छा, आयरलैंड से तो हम लोग लिए, पर आयरलैंड भी तो कहीं से लिया होगा ना। तो वो जो आयरलैंड है वो स्पेन के संविधान से लिया है। ठीक है, स्पेन के संविधान से आयरलैंड लिया है और आयरलैंड से हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। तो आयरलैंड की जो कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP था वहाँ से उठा करके डायरेक्ट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में रख दिया गया, ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये भ्रम में मत रहिएगा। वहाँ से ले करके इसको कुछ मॉडिफाई किया गया है, तब जाके इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। फिर निदेशक तत्व की विशेषताएं क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या, विशेषताएं क्या क्या है। तो ये नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य तत्वों को ध्यान में रखेगा। मीन्स जो भी नीतियाँ आती है बन के, पॉलिसीज़ आती है बन करके, जो भी कानून बनते हैं वो राज्य जो है DPSP को अपने ध्यान में रखेगा। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च की थी 2020 में। ठीक है, जो कि 21 राज्यों में शुरू किया गया था। ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। तो जब ये लाया गया था पॉलिसीज़, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो वो कहाँ से लाया गया था? वो DPSP से लाया गया था। आज आप जितनी भी पॉलिसीज़ देखते हैं, जितने भी योजनाएं देखते हैं, वो सब जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से निकाला जाता है। ठीक है, फिर नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया था। ठीक है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लाया गया था। ये कहाँ से लाया गया? वो भी तो DPSP से निकाला गया। आत्मनिर्भर भारत योजना जो शुरुआत किया गया था 12 मई 2020 को, ये जो लाया गया था, ये कहाँ से लाया? ये भी DPSP से लाया गया था। आत्मनिर्भर भारत मीन्स जो भी सामान बन रहे हैं वो भारत में बनाए, हम लोग खुद आत्मनिर्भर हों, इसके लिए ये बनाया गया था। उसके बाद जो भी राज्य है, राज्य भी तो अपनी अपनी पॉलिसीज़ निकालती है। जैसे कि निकाला गया था आपका मध्य प्रदेश में निकाला गया था।
हमारा घर हमारा विद्यालय, ये आपका कोरोना के टाइम चलाया गया था। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार निकाली थी योजना, हाँ, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इस तरीके की जो योजना निकाली गई थी। फिर विरसा हरित ग्राम योजना निकाली गई थी। सब ये उत्तर प्रदेश की ही योजना है। फिर आपका छात्र स्वास्थ्य कार्ड योजना हो गया, मातृ स्मृति योजना हो गई, ये पश्चिम बंगाल की सरकार निकाली थी। हिमाचल प्रदेश में ये ई संजीवनी योजना निकाला गया था। फिर स्माइल योजना राजस्थान की सरकार निकाली थी। फिर है एक टू खेलो एक टू पढ़ो, ये त्रिपुरा की सरकार निकाली थी। तो ये सब योजना जितने भी लाए जाते हैं, मैं सब ये योजना आपको रिवीजन भी हो जाएंगे एक तरीके से, और एक तरीके से पता भी चल जाएगा कि ये निकलते कहाँ से। गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो निकालती है वो कहाँ से निकालती है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर इसका हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ठीक है, बट इसको आप ध्यान में रख करके बना सकते हैं, आपको और आसानी होगी, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है। उड़ीसा की जो सरकार थी वो गरिमा योजना को लॉन्च की थी, ठीक है। गरिमा योजना किसे लॉन्च किया गया था, तो वो स्वच्छता कर्मचारी के लिए लॉन्च किया गया था। उसी तरीके से जो मेघालय है, मेघालय सुअर मांस योजना लॉन्च की थी। फिर राजस्थान की सरकार वन स्टॉप वन शॉप योजना लॉन्च की थी। इंदिरा रसोई घर योजना लॉन्च की थी। फिर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये हरियाणा की सरकार की थी। शिव भोजन योजना, ये महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है वो लॉन्च की थी। 10 रुपया में भोजन उपलब्ध कराया गया था गरीबों के लिए, 10 रुपया में, ठीक है। तो वो योजना जो लॉन्च की थी वो महाराष्ट्र की सरकार। इस तरीके से जितनी भी स्टेट की गवर्नमेंट होती है जो भी लॉन्च करती है वो डीपीएसपी से ही निकलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। किसी भी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, कोई पर्पज़ होना चाहिए। तो इसका पर्पज़ ये है कि न्याय में उच्च आदर, स्वतंत्रता, सम्मानता, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, ठीक है, ना कि पुलिस राज्य जो कि उपनिवेश काल का था। यहाँ इसका कहने का अर्थ ये है कि जो न्याय में उच्च आदर्श है उसको ये दिखाना चाहता है, फिर स्वतंत्रता को दिखाता है, सम्मानता, जितने भी लोग हैं सब में एक इक्वलिटी को दिखाता है, लोक कल्याणकारी मीन्स लोगों के कल्याण के लिए दिखाता है, राज्य में लोक कल्याणकारी राज्य का ये निर्माण करता है। जिस तरीके से अंग्रेज के ज़माने में, ब्रिटिश काल में जो पुलिस लोगों का मनमाना चलता था वो जो है डीपीएसपी उस चीज़ को रोकती है, ठीक है। तो यहाँ ये कहना मैं चाह रही हूँ कि ये पुलिस राज्य को उपनिवेश काल का जो था वो उससे रोकती है। ये सरकार को मनमानी करने नहीं देती है। ये इससे हेल्प मिलता है सरकार को कि कोई भी योजना लाया जा रहा है तो वह इसी से लाया जाता है। जैसे बिहार में अभी शराबबंदी है तो वो किस आर्टिकल्स के अंदर आता है, ये भी आपको इसी में मैं आगे डिस्कस करूँगी, ठीक है। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है, ये आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। ये जो है ना आपका डीपीएसपी, ये गैर न्यायोचित है, नॉन जस्टिफाइड है। मीन्स अगर इसका हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, और जब आपका फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो वो आप कोर्ट में जा सकते हैं, वहाँ आपको न्याय मिलेगा। फिर है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय लागू करने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। मैं यही कहना चाह रही थी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार हो, कोई भी अगर स्कीम ला रही है, योजना ला रही है, तो वो इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। सिर्फ ये एक सरकार की हेल्प करता है। क्या करता है? ये सिर्फ एक हेल्प करता है, ये सभी को हेल्प करता है, इसको मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है। आर्टिकल्स 37 में कहा गया है, आर्टिकल्स 37 में ये कहा गया है कि विधि बनाने में तत्व लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। ये बाध्य नहीं कर रहा है। आर्टिकल्स 37 ये कहना चाह रही है कि डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सरकार को मानने के लिए बाध्य नहीं कर रही है। ये सिर्फ राज्य का कर्तव्य होगा कि आप इससे कोई भी ये चीज़ें जो ऐसी हो जो राज्य को लाभ पहुंचाती हो, उसके लाभ के उद्देश्य से बनाया जा सकता है, उसके लिए आप इससे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसका जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। The constitutions does not categorize but 3 board categories on the basis of directions and conditions। इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, डीपीएसपी है, उसको संविधान में इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, लेकिन जो है डायरेक्शन एंड कंडीशन
दशा और दिशा के आधार पर इसको 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला है सोशलिस्ट थ्योरी, गांधीयन थ्योरी, फिर है लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी, मीन्स समाजवादी सिद्धांत है, गांधीवादी सिद्धांत है और उदारवादी सिद्धांत है। यहाँ पे समाजवादी सिद्धांत कहने का मतलब ये हुआ कि लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का जो है एक तरीके से ये लिस्ट तैयार करता है, मीन्स हमको अपने राज्य में क्या सुधार करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उस चीज़ की एक ये लिस्ट बनाती है और ये अपने लक्ष्य जो है, लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करती है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग ये दिखाती है। ठीक है, राज्य में लोगों का किस तरीके से कल्याण किया जा सके, ये जो है ये समाजवादी सिद्धांत दिखाती है। एक तरीके से लिस्ट बनाती है कि समाज में इस तरीके से अगर वर्क किया जाए तो लोगों को सुविधाएं पहुंचेगी। ठीक है, जैसे कि पानी के लिए नल जल योजना लाया गया है, तो ये लोगों को घर घर नल जल योजना जो लाया गया था वो भी समाजवादी सिद्धांत डीपीएसपी से ही निकाला गया है। यहीं से हम लोग निकालते हैं जो भी जितने भी योजनाएं लाए जाते हैं। लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है और आय प्रतिष्ठा सुविधा की अवसर की असमानता को समाप्त करती है। मीन्स अगर किसी व्यक्ति का आय जो है, इनकम जो है बहुत ज़्यादा है और किसी व्यक्ति का कम है, तो उसमें भेदभाव आप नहीं कर सकते। ये आर्टिकल्स 38 कहती है, ये 38 आर्टिकल्स 38 कहती है कि सामाजिक, सुनिएगा गौर से, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब दीजिए, पूछ लीजिएगा आप मुझसे। सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था ये सुनिश्चित करती है और आय प्रतिष्ठा सुविधा के अवसरों की असमानता को ये समाप्त करती है। जो असमानता है उसको ये समाप्त कर देती है। मीन्स जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसकी आय ज़्यादा है, जिसकी आय कम है, सबको प्रतिष्ठा एक समान से देखा जाएगा। फिर उसके बाद में ये सभी नागरिक की जो जीविका है वे पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार देती है। मीन्स सबको खाने का, भोजन करने का जो अधिकार है, मुझे कमा के खाने का अधिकार है तो मैं कमा के खाऊंगी, तो इस चीज़ का अधिकार भी देती है, सुरक्षित रखती है इस चीज़ को। फिर सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक साधनों का संवितरण करती है ये। फिर धन जो है, धन और उत्पादन के साधनों का ये जो संकेंद्रण किया जाता है उसके लिए भी ये रोकती है। फिर पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन देने के भी आर्टिकल्स 38 में कहा गया है। 38 में जो है जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, अगर किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, ठीक है, इसको इस तरीके के एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है और उसमें स्त्री और पुरुष दोनों काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि स्त्री जो है, महिलाएं जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेगी और पुरुष बहुत कम काम करेंगे, तो महिलाओं को कम वेतन दिया जाएगा, पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होगा। इसमें ये कह रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। फिर जो कर्मचारी है, जो कर्मचारियां उनमें काम करेगी, दोनों कर्मचारियों को समान वेतन दिया जाएगा, समान छुट्टियां दिया जाएगी, समान तरीके से उनको देखा जाएगा। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण करेगा। मीन्स जितने भी कर्मचारियों हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति और उनकी जो बालक है उनकी अवस्था का ये दुरुपयोग से रोकेगा, बालकों की स्वास्थ्य का विकास के अवसर को ये देगा। ठीक है, ये आर्टिकल्स 39 में ऐसा कहा गया है। ये जो वेतन की बातें हैं ये आर्टिकल्स 39 में कहा गया है। ठीक है, स्त्री और पुरुष की जो समान वेतन है वो आर्टिकल्स 39 में ऐसा कहा गया है। और उसके बाद में आर्टिकल्स 39 क में कहा गया है, क बोलिए या ए बोलिए, ये ठीक है, इसको संशोधन करके लाया गया। इसमें कहा गया है आर्टिकल्स 39A में कि समान न्याय गरीब को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी। जो गरीब है अगर उसको कोई लॉयर करने की पैसे नहीं है तो वो जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में जस्ट विधिक सहायता वो ले सकती है। किससे लेगी, तो आर्टिकल्स 39A जो है उसको ये राइट देती है। फिर काम पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, यह बेघरी बुढ़ापा और बीमारी जो होती है उनकी दशा में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार को संरक्षित करता है। ये कौन करता है, आर्टिकल्स 41 करता है, आर्टिकल्स 41 करता है। ठीक है, जो भी मतलब काम है न्याय संगत है,
मानवीय उचित दशाओं तथा जो भी मतलब प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है उसकी सहायता करने के लिए भी आर्टिकल्स 42 वो राइट देती है। तो ये सब समाजवादी लिस्ट से निकलता है, समाजवादी लिस्ट से निकाला जाता है, इसकी थ्योरी से निकल के ये सब आया है, सोशलिस्ट थ्योरी से में ये सारी चीज़ें आती है। तो उसी तरीके से जो भी मतलब जो चलाया गया था स्कीम जैसे गरिमा योजना वगैरह, तो उसमें जो निकाला गया था वो कहाँ से, वो सोशलिस्ट थ्योरी से ही निकाला गया था। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी प्रेग्नेंट वोमेन हैं उनके लिए मतलब जो एम्बुलेंस होती है और फिर जितने भी गाड़ी है, फिर डॉक्टर्स हैं, जो भी जितनी भी सुविधाएं उनको मिलती है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो वो किस आर्टिकल से आता है, वो आर्टिकल्स 41 से आती है। ठीक है, जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने में भी सहायता देनी है। फिर जब ये समय रहेगी तो जब वोमेन प्रेग्नेंट रहेगी तो उस समय छुट्टी दिया जाएगा। तो ये आर्टिकल्स 42 से जो है ये लाया गया है। तो कन्फ्यूजियाना नहीं है आप लोगों को, ठीक। फिर गांधीयन थ्योरी इसमें कहा गया है, जो गांधीवादी है, गांधीवादी के विचारधारा पर ये आधारित है। किस पे आधारित है, ये गांधीवादी की विचारधारा पर ये आधारित है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, उस टाइम ये उन्होंने किया था। गांधी जी का सपना को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। राज्य से ये अपेक्षा किया जाता है कि गांधी जी का जो सपना है उनको साकार करने के लिए, जैसे कि गांधी जी का एक सपना था कि ग्राम पंचायत का गठन करके उनकी जितनी भी आवश्यक शक्तियाँ उनको प्रदान करे और स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति उनको प्रदान करे। ये आर्टिकल्स 40 से लिया गया है। तो गांधीवादी के टाइम ही, उस टाइम जैसे कि जो भी ग्राम पंचायत है वो भी तो एक छोटी सी सरकार है, उसके अंडर मतलब वो ग्राम को देखती है, अपने पंचायत को देखती है कि कहाँ पे नल लगाना है, कहाँ पे जल की साधनें बनानी है, कैसे रोड बनाना है। और जो भी मतलब मुखिया वगैरह होते हैं उनकी बहुत सारी कामें होती है, रोड बनाना, फिर उसके बाद पानी का देखना, फिर कहीं पे गाँव में अगर पानी नहीं आ रहा है खेत सिंचाई के लिए तो खेतों में पानी लगवाना, पंप लगवाना, मोटर लगवाना, ये सब काम किसकी होती है, ग्राम पंचायत की काम होती है। तो वो जो है ना वो गांधीवादी के सिद्धांत से लिया जाता है। इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स निकलती है वो गांधीवादी के अंदर आता है। फिर दूसरा इसमें है आर्टिकल्स 43। आर्टिकल्स 43 गांधीवादी में ही है। ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी कुटीर उद्योग है, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीरों को प्रोत्साहन देना, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उनको सहायता देना, ठीक है, उनको प्रोत्साहन करना, ये 43 में है। फिर जो भी सहकारी समिति है उनको स्वेच्छा से गठन किया गया, स्वायत्त संचालन करने के लिए लोकतांत्रिक निमंत्रण किया गया, व्यवसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए, ये 43 बी में कहा गया। 43 बी में ये कहा गया उसको जितने भी इंडस्ट्रीज़ है आप उसको बढ़ावा दें। फिर जो SC/ST है उनको समाज, उनके जो समाज है वो कमज़ोर है, तो कमज़ोर वर्ग के लिए जो शैक्षणिक है, जो आर्थिक है, उनके हित के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। सामाजिक अन्याय का एवं शोषण से सुरक्षा किया जाता है। ये कौन करती है, तो आर्टिकल्स 46 करती है। आर्टिकल्स 46 में कहा गया है कि जो भी SC/STs कमज़ोर वर्ग है आप उनको शिक्षा दीजिए, शिक्षा दे सकते हैं। फिर जो भी आर्थिक हित है मतलब उनको इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आप उनसे उसको प्रोत्साहन दीजिए। जो सामाजिक अन्याय है, जो छोटे छोटे कास्ट के लोग होते हैं, जो छोटे जातियों के लोग होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है समाज में, तो उस अन्याय से बचाने के लिए उसे सुरक्षा देना 46 में ऐसा कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो भी स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवा है, मदिरा है, ड्रग्स है, औषधि है, ये सब पे उपभोग पर प्रतिबंध, आपको मैं बोली थी ना कि जो बिहार में शराबबंदी किया गया है वो आर्टिकल्स 47 से किया गया है। ठीक है, तो जो भी जितने भी स्वास्थ्य को नुकसान के लिए नशीली दवाएं होती है, मदिरा मीन्स नारकोटिक्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ये सब पे आप प्रतिबंध लगा सकते हैं 47 से। तो हमारे बिहार में जो भी शराब वगैरह पे लगाया गया प्रतिबंध वो आर्टिकल्स 47 से लगाया गया। ये क्वेश्चन UPSC में पूछा गया था 2021 में। फिर है गाय, बछड़ा व अन्य जो भी जितने भी दूध देने वाली पशुएं होती है उनके बलि के ऊपर रोक लगाया गया है। जितने भी दूध देने वाली नस्ल की पशुएं होती है उन पशुओं पर रोक लगाया गया आर्टिकल्स 48 के तहत। इसके तहत जो है जितने भी दूध देने वाली पशुएं होती है, जैसे कि बकरी हो गई, गाय हो गई, जैसे कि गौ हत्या लोग कर देते हैं,
मुस्लिम लोग ज़्यादा करके करते हैं वो लोग, तो इस पे जो है बैन किया गया है आर्टिकल्स 48 के तहत। आर्टिकल्स 48 के तहत ये मैं आपको सब गांधीयन थ्योरी के बारे में ही बता रही हूँ अभी, ठीक है। ये आपका हो गया इतना सा। अब चलते हैं है उदार बौद्धिक सिद्धांत में। उदार बौद्धिक सिद्धांत में लिबरल इंटेलेक्चुअल्स थ्योरी, इसमें ये कहा गया है कि जितनी भी उदारवादिता है कि विचारधारा से ये संबंधित है, जो भी उदारवादिता विचारधारा है उससे ही संबंधित है। राज्य को ये निर्देश देती है। लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी जो है ये राज्य को निर्देश देती है। क्या क्या निर्देश देती है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी ट्रिपल तलाक जो ख़त्म हुआ है वो इसी से ख़त्म किया गया है, क्योंकि ये कहा मतलब कहता है आर्टिकल्स 44 ऐसा कहता है कि भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता मीन्स सभी लोगों को एक समान से सिविल संहिता दिया गया है। तो ट्रिपल तलाक ख़त्म किया गया है वो आर्टिकल्स 44 के तहत। सभी फिर उसके 45 आर्टिकल्स 45 कहता है कि सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक, अभी 14 वर्ष आयु पूरा किया नहीं, 14 वर्ष आयु पूरी करने तक उसको मुफ्त में शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। जैसे कि आप अगर कहीं पे मतलब एक होता है ना कि मतलब SC STs है और कहीं मतलब एक गरीब तरीके के मोहल्ले में अगर हैं, वो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वेल एडुकेटेड इंसान है, अगर कोई छोटा बच्चा है वो मतलब एजुकेशनल उसका सही नहीं है, वो फाइनेंशियल सिस्टम उसके सही नहीं है, तो आप उनको समझाइए कि जा कर के बच्चे तुम पढ़ो, ठीक है। तो आप उनको पढ़ने के लिए मार्गदर्शन भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा देना अनिवार्य किया गया है। फिर आर्टिकल्स 48 कहती है, आर्टिकल्स 48 कहती है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना, ठीक है। जो भी मतलब कृषि है, जो पशुपालन वगैरह किया जाता है वो आज के मॉडर्न जो साइंटिस्ट है उसके सिस्टम से आप उसको चलाइए, ठीक है। जो कृषि के लिए भी निकाला जाता है, बहुत सारी योजनाएं निकाली जाती है कृषि के लिए, जैसे कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना निकाला गया था झारखंड में। तो ये जो निकाला गया था वो कहाँ से लाया गया था, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल थ्योरी से ही ना लाया गया था। फिर उसके बाद में है आपका आर्टिकल्स 48A कहती है कि जो पर्यावरण है उसको संरक्षण देना, उसकी संरक्षण देना, वन्य जीव की रक्षा करना, ये सब आर्टिकल्स 48A में कहा गया है। जैसे कि घर बनाने के लिए लोग पेड़ काट देते हैं। फिर उसके बाद में जो वन में रहने वाले जीव है, पेड़ कट जाने के बाद जो वन में रहने वाला जीव उसको तो प्रॉब्लम होगा। आप लोगों तो अपना घर बना लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जीवों को हो रहा है, तो वो तो आएगा ही अपना घर में रहने के लिए। इसीलिए बाघ शेर जो वगैरह है वो बहुत उनकी जनसंख्याएं कम होती जा रही है। तो ये सब पे भी आपको ध्यान देना होगा। आर्टिकल्स 48 कहती है कि वन्य जीवों की रक्षा करना। फिर उसके बाद में आर्टिकल्स 49 कहती है कि राष्ट्रीय महत्व वाले जो भी घोषित करने वाले ऐतिहासिक जो स्मारक वगैरह होता है, ठीक है, जो स्थान है, स्मारक है, उसको संरक्षण देना, उसको सुरक्षित रखना। जैसे कोई भी स्मारक वगैरह हो गया तो उसको सुरक्षित रखने का काम जो है आर्टिकल्स 49 में कहा गया। 50 में ये कहा गया है कि राज्य की लोक सेवा जो न्यायपालिका और कार्यपालिका है उसको अलग किया गया है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है, ठीक है। और 51 में कहा गया है, आर्टिकल्स 51 में कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, इंटरनेशनल जो भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो भी शांति है उसकी सुरक्षा देना, उसकी अभिवृद्धि करना, फिर राष्ट्र के बीच में न्यायपूर्ण सम्मानपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये 51 में कहा गया है, ठीक है। इनके बीच में आप शांति बनाए रखेंगे। तो ये सब जो है आपका आर्टिकल्स जो भी है वो बौद्धिक सिद्धांत के ऊपर आधारित था। ये इसके ऊपर आधारित, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में नए निर्देशक तत्व जो है वो जोड़ा गया था कब, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है चार नए तत्व को जोड़े गया था। पहला आर्टिकल्स 39 को जोड़ा गया था, उसमें कहा गया था कि बच्चों को स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना, ठीक है, सिक्योरिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर चिल्ड्रंस हेल्थ डेवलपमेंट। जो भी बच्चे उनके स्वास्थ्य के विकास के लिए उसको सुरक्षित रखना, बच्चों को स्वास्थ्य देना, उनके विकास के लिए, उनके हित के लिए उनको सुरक्षित रखना, ये आर्टिकल्स 39 में कहा गया है।
फिर आर्टिकल्स 39A में कहा गया है समान न्याय तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। जो भी मतलब गरीबे हैं वो लॉयर नहीं कर सकते हैं अपने लिए, तो वो गरीबों को मुफ्त में कानूनी सहायता देना। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल्स एड टू द पुअर। ठीक है। फिर आर्टिकल्स 43A में कहा गया उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करना। टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। जितने भी इंडस्ट्रीज है उस सब में जितने श्रमिक है उसकी भागीदारी समान तरीके से की जाए। फिर आर्टिकल्स 14(8)A में कहा गया है रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों और वन्य जीवों की रक्षा करना। ठीक है, जितने भी वन्य जीव है उनकी रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन अधिनियम करके एक्ट को अमेंडमेंट कर करके प्राथमिक शिक्षा आर्टिकल्स 21A के तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। पहले ये जो है ना ये DPSP में पहले ये आता था जो शिक्षा का अधिकार था, वो पहले DPSP में आता था, लेकिन इसको 86 अमेंडमेंट करके एक्ट को अमेंडमेंट करके 2002 में इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। अब किसी भी चीज़ की तो दो पहलू होती है। जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स की भी आलोचना की गई थी उसी तरीके से DPSP का भी आलोचना किया गया था। ठीक है, क्रिटिसिज्म्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसकी आलोचना की गई थी। क्यों की गई थी? इसमें कहा गया था कि कोई कानूनी शक्ति नहीं है, मीन्स कोई भी इसका कानूनी शक्ति नहीं है। मीन्स इसको कहने का मतलब ये था अगर ये हनन होता है तो ये आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसीलिए इसका विरोध किया गया था, इसकी आलोचना की गई थी। केटी शाह जो है केटी शाह जो है उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने बताया था कि एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है। ठीक है। फिर उसके बाद नसीरुद्दीन थे, उन्होंने भी ये कहा था कि ये सिद्धांत नव वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। फिर उसके बाद में टीटी कृष्णचारी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ा घर है। ठीक है, मतलब इस तरीके से बहुत लोग आए थे और बहुत लोग अपना अपना मत रखे थे। फिर केसी वियर आए थे। कौन आए थे? केसी वियर आए थे। उन्होंने ये कहा था कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ठीक है, लक्ष्य और आकांक्षाओं का मीन्स जो लक्ष्य को पूरा करना है उसकी एक लिस्ट है और जो आकांक्षा जो इच्छाएं उसका एक घोषणा पत्र है। फिर उसके बाद उन्होंने सर आइवर जेगिंस आए थे, उन्होंने कहा था कि कर्मकांडी आकांक्षा कहा था। मतलब ये इस तरीके से सब लोग आते गए अपना अपना मत देते गए। उसके बाद में ये कहा था कि तर्कहीन व्यवस्था है। ठीक है, तर्कहीन व्यवस्था मीन्स आलोचना जो आलोचक थे उन्होंने कहा था तार्किक रूप से कि ये जो है ना ये निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया। एक निरंतर जो होता है वो उसके आधार पर ही व्यवस्थित नहीं किया गया। फिर इसमें एक और आए थे जो कि एन श्रीवास्तवन जो थे, उन्होंने कहा था कि इन्हें ना तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और ना ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अति आवश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलती है। जितने भी आर्थिक है सामाजिक मुद्दों है उनसे ये मिलती है, उन्होंने कहा था। कौन कहा था? तो एन 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 श्रीनिवासन ने कहा था उन्होंने। ठीक है, यह एक तरीके से आधुनिक और पुरातन को जोड़ती है। क्या मतलब ये जो है DPSP ये जो भी पुराने चीज़ें हैं उसको नई चीज़ों से ये जोड़ती है, जबकि ये भावनाओं एवं बिना पर्याप्त जानकारी के आधार पर आधारित है। फिर आइवर जेगिंस ने उन्होंने कहा था कि तत्व का कोई नियमित प्रतिमान दर्शन नहीं है। ठीक है, ये सब तर्कहीन है। उसके बाद रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी इसको कहते हैं। इसमें भी जो है आइवर जेगिंस ने उन्होंने कहा था कि 19वीं सदी के इंग्लैंड में राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। उन्होंने ये कहा था आइवर जेगिंस कि ये जो DPSP है ये DPSP किसके ऊपर आधारित है? तो 19वीं सदी में जो इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन थे उसके ऊपर ही आधारित। उन्होंने टिप्पणी किया था कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत पर आधारित किया गया है। संविधान के भाग 4 में मतलब ये इतने सारे व्याख्या किया गया है कि समाजवाद के बिना फेवरियल समाजवाद, और उनका मत था, किनका मत था? ये आइवर जेगिंस का मत था कि भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, और 21वीं सदी में सिद्ध नहीं होगी। और अभी कौन सी सदी चल रही है? अभी 21वीं सदी चल रही है। तो 20वीं सदी में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ था, बट 21वीं सदी में ये उतना उपयोगी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन
ऐसा नहीं है, अभी जितने भी स्कीम वगैरह लाए जाते हैं वो डीपीएसपी से ही निकाला जाता है। फिर उसके बाद में ये कहा था कि ये संवैधानिक टकराव है, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। के संथानम जो थे, के संथानम जो थे, उनका मत था कि उनका मत ये था कि केंद्र और राज्य के बीच, राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। मीन्स जो प्रेसिडेंट थे और पीएम थे, इन दोनों के बीच टकराव होगा, ठीक है। राज्यपाल है जो राज्यपाल है और जो मुख्यमंत्री है, सीएम जो है, उन दोनों के बीच में टकराव होगा, ठीक है। उनका ये मत था। किसका मन था तो किसका मत था, किसका सोच था, तो के संथानम का था, उन्होंने ये कहा था। फिर उनके अनुसार केंद्र और राज्य के बीच लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है। मतलब कौन निर्देश देगा, केंद्र देगा निर्देश, किसको देगा, राज्य को देगा। इनके इसको लागू अगर नहीं कर रहा है राज्य, तो केंद्र उसको निर्देश देगी कि तुम इसको लागू करो। अगर राज्य सरकार नहीं लागू करती है तो उसको बर्खास्त भी कर सकता है। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री को संसद द्वारा जो भी विधेयक पारित किया जाएगा, उसका उल्लंघन होने पर ये निर्देश देगी, ठीक है। राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर कोई भी अगर विधेयक आता है तो राष्ट्रपति उसको अस्वीकृत भी कर सकती है। ये राष्ट्र तत्वों को शासन के लिए मंत्रालय को नकारने और अधिकार देने का भी राइट रखती है, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में ये कहा गया था कि इस दोनों के बीच में हमेशा टकराव चलते रहेगा, इसलिए इसकी आलोचना की गई थी। फिर निर्देशक तत्व की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटीज ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो भी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को विस्तृत किया गया था, जिसमें कि भारत के नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के प्रति बल देगा। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की घरेलू विदेशी नीतियों के स्थायित्व की निरंतरता को बनाए रखता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मत दिए गए थे, सभी ने अपने अपने मत दिए थे, बट ये जो भारत के पूर्व न्यायवादी एम सी सितलावट जो थे, उनके अनुसार डीपीएसपी कोई विधिक अधिकार और कोई कानूनी उपचार नहीं है। ये सिर्फ परामर्श देती है, लाभदायक के लिए, किसको, राज्य को देती है, ठीक है। तो ये इसमें कुछ बातें हैं जो कि मैं डिस्कस करूंगी। ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शन देती है, न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायक करती है, जो कि विधि के संवैधानिक वैधता का निर्धारण करने वाली शक्ति होती है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं कि ये जो इसकी उपयोगिता है, वो सभी राज्य के जितने भी राज्य की जो विधायिका है, कार्यपालिका है, उसके लिए मतलब एक पृष्ठभूमि ये तैयार करती है। और जो न्यायपालिका है उसके लिए कुछ मामलों में ये दिशा निर्देश करती है। जैसे कि कोई न्यायपालिका है और उनको मतलब किसी बात के लिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे इसको क्या करना है, तो ये जो है ना टीपीएसपी उनको दिशा निर्देश देती है कि आप इस डायरेक्शन में ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल्स है, वो उसको ये विस्तृत रूप से आगे की ओर बढ़ाती है, जैसे कि भारत के नागरिक को न्याय मिल सके, उसको स्वतंत्रता मिल सके, समानता मिल सके, जो बंधुत्व है, जो भाईचारा है, उसको बल मिल सके। क्या संशोधन संविधान को मतलब जो प्रियम्बल्स उसको नहीं किया जा सकता है। जैसे कि ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर है, तो इसमें कुछ सामानें हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ मतलब टेबल है या कुर्सी है, तो ये आप इसको रूम से बाहर नहीं कर सकते हैं। ये रूम के अंदर ही बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ सामान को बस इसी रूम के अंदर करना है, रूम से बाहर नहीं करना है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको दिशा निर्देश देती है कि इस तरीके से समानता को दिखाती है, फिर भाईचारे को भी ये बल देती है, ठीक है। और इसकी भी कुछ अपनी भूमिकाएं अदा करती है, जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में घरेलू और विदेशी नीतियों को स्थायित्व के लिए ये बनाए रखती है। दूसरा है ये जो नागरिक है उसके मूल अधिकार का ये एक तरीके से पूरक होती है, जिसको कि 3 टाइप में डिवाइड किया गया था। सामाजिक, आर्थिक अधिकार की व्यवस्था करती है, और जहाँ पे ये मतलब भाईचारा को भी ये बनाए रखती है। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं क्या है।
डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी मीन्स फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में क्या अंतर है। ये नकारात्मक है। इसको नकारात्मक क्यों कहा गया है? इसको नकारात्मक इसीलिए कहा गया है कि अगर इसका हनन होता है तो आप इसके लिए कहाँ जाते हैं? कोर्ट जाते हैं। ठीक है, इसके लिए आप कोर्ट जाते हैं। बट इसको सकारात्मक कहा गया है क्योंकि ये स्कीम को लॉन्च करती है, ये लोगों के हित के लिए योजनाएं लाती है, नीतियां बनाती है, पॉलिसीज़ बनाती है, इसलिए इसको पॉजिटिव कहा गया है। और इसका जब हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये जस्टिफाइड है। जब इसका हनन होता है तो आप कोर्ट में जा करके वहाँ से आपको अदालत न्याय देगी। बट डीपीएसपी नॉन जस्टिफाइड है। अगर आप उनका हनन होता है तो आप न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। फिर इसके बाद में टू इस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम्स इन द कंट्री, इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करना होता है। लेकिन इसका जो उद्देश्य है टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री, इसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, ये लीगली वैलिड है, मीन्स ये कानूनी रूप से ये मान्य है। ये मोरल एंड पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशंस है, मीन्स ये नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इसको जो है वो नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। इनकरेज पर्सनल वेल बीइंग। ठीक है, ये जो है ना, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन देती है, ये व्यक्तिगत प्रोत्साहन देती है। बट ये जो है ना, प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, ये सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करती है। मीन्स ये पूरे समुदाय को देखती है, वो उसके लिए कल्याण का कार्य करती है। क्योंकि ये स्कीम निकालती है ना, डीपीएसपी क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है। जब कोई पॉलिसी बनेगा तो किसी एक व्यक्ति के लिए बनेगा नहीं, वो तो किसी समूह के लिए बनेगा, किसी हर व्यक्ति के लिए बनेगा। उसमें मतलब जिसमें सभी व्यक्ति का कल्याण हो, उसके लिए स्कीम्स लाई जाती है ना। तो इसीलिए वो जो है वो सामुदायिक कल्याण को प्रोत्साहित करेगा। और उसके बाद है ये लेजिस्लेशंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट, इट इज़ ऑटोमेटिक। ये मतलब इसको लागू करने के लिए किसी भी विधान की आवश्यकता नहीं होती है, ये खुद ही लागू हो जाता है। ठीक है, लेजिस्लेशंस इज रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशंस इज डज नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई। इसको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होता है इसकी, ये जो है ना खुद से लागू नहीं होता है। फिर उसके बाद में द कोर्ट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट डेट द डिक्लेयर्स द मेथड्स ऑफ हार्मिंग एनी बेसिक राइट्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल्स एंड लीगल्स। इसको ये जो है ना, इसको लागू करने के लिए न्यायालय बाध्य होती है। किसी भी मूल अधिकार का हनन होने पर कानून को वह गैर संवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है। कोई भी कानून अगर लाया गया है, कोई रूढ़िवादी कानून है, बहुत सालों से चलती आ रही है और आर्टिकल्स 21 का हनन कर रही है, तो आप कोर्ट में जाएंगे तो किसी भी कानून को वो अवैध घोषित कर सकती है कोर्ट। ठीक है, और आपके जो भी आर्टिकल्स 21 है उसकी वो रक्षा करेगी अदालत। द कोर्ट कैन नॉट डिक्लेयर एनी लॉज वॉलेटिव ऑफ डीपीएसपी अनकॉन्स्टिट्यूशनल्स एंड लीगल। मीन्स इसका जब हनन होता है तो आप कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता है इसको। ठीक है, ये वैलिड इस बेसिस पे ठहराया जा सकता है कि ये डीपी को प्रभावित करने के लिए कोई कानून लाया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि जो संसद है ना, जो संसद है वो निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। ठीक है, संशोधन कर सकती है। संशोधन में संविधान का मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचाएगी। मीन्स इसका एम है कि ये डीपीएसपी जो है वो उसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डीपीएसपी को संशोधन करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकार को लागू करने के लिए डीपीएसपी में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, फिर से देख लीजिए। निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। अगर डीपीएसपी को लागू करना है तो मूल अधिकार में हम संशोधन करेंगे, लेकिन मूल अधिकार अगर हमको लागू करना है तो हम डीपीएसपी में संशोधन नहीं करेंगे। संशोधन से
संशोधन से संविधान का मूल ढांचा में क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। संशोधन आप कर सकते हैं मूल अधिकार में, लेकिन ऐसा भी आप संशोधन नहीं कर सकते हैं कि जो कि संविधान का मूल ढांचा, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसमें क्षति पहुंचे। ठीक है, उसमें क्षति नहीं पहुंचाना है। तो यहाँ ये कहने का मतलब है। फिर उसके बाद में डीपी जो है वो किस तरीके से काम करती, इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है, ये देखा गया है। तो 1950 में योजना आयोग लाया गया था। ये किस लाया गया था? तो ये विकास नियोजित तरीके से काम करने के लिए लाया गया था। इसकी स्थापना की गई थी ताकि देश का विकास नियोजित तरीके से हो सके। ये जो है ना, हर 5-5 साल के लिए योजना लाया जाता है। सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्ति के लिए, आय प्रतिष्ठा के अवसर की असमानता को कम करने के लिए लाया जाता है। बट ये 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? NITI। ठीक है, ये NITI नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना जो है वो 2015 में किया गया था। 1950 में योजना आयोग लाया गया था। योजना आयोग को बदल करके 2015 में नीति आयोग कर दिया गया था। नीति आयोग का फिर से नाम सुन लीजिए, नीति का क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी। लगभग सभी राज्य में भूमि सुधार कानून जो है वो पारित किया जाता है ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो। ठीक है, इसका कुछ उपाय भी किया गया है, जैसे कि जो बिचौलियों होते हैं, बिचौलियों में जैसे आप समझ सकते हैं, जो जमींदार होता है, जो जागीरदार होता है, जो जागीरदार होता है, जो इमामदार होता है, ये सब को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में किराएदारी सुधार, जैसे कि किराएदार को सुरक्षा देना, उचित किराना देना। जैसे कि आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, तो आपसे वो मनमानी पैसा नहीं ले सकता है। अगर वो आप उनको रेंट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो जो भी जो मकान मालिक होती है, उनका ये है कि आपको वो रसीद काट कर देगी कितने का आप रेंट दे रहे हैं। चाहे 1,000 दे रहे हैं, 2,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, 10,000, जो भी आप रेंट दे रहे हैं, आप पैसा देंगे, आपको वो बिल बना के देगी, रसीद बना के देगी। ठीक है, तो ये जो है ना, इस चीज़ को इसमें लागू किया गया है। ये इस तरीके से काम करती है। भूमि सीमांकन की व्यवस्था करती है। इसके बाद भी जो भूमिहीन है उसको वितरण करती है, सहकारी कृषि में लाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी मजदूर वगैरह है उसके लिए भी एक्ट वगैरह लाया गया है। तो वो एक्ट जो लाया गया है वो नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट करके ही लाया गया है। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी एक्ट जो लाया गया है वो 1948 में लाया गया है। ठीक है, 1948 में लाया गया। फिर मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में लाया गया। बोनस संदाय अधिनियम 1965 में लाया गया। ठेका श्रम विनिमय होता है वो 1970 में लाया गया। इस तरीके से बहुत सारे अधिनियम लाए गए हैं जो श्रमिकों के हित की रक्षा करती है, उसके लिए ये लागू किया गया है। फिर उसके बाद 2006 में सरकार जो है बाल श्रम पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगाया गया था? तो 2006 में लगाया गया। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया। फिर 2016 आता है। 2016 में बाल श्रम निषेध किया गया है। उसमें अधिनियम जो है संशोधन करके लाया गया था। 1986 का नाम बदल करके बाल एवं किशोर क्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1980 कर दिया गया था। फिर उसके बाद प्रसूति प्रसूता अधिनियम लाया गया है। ठीक है, प्रसूति प्रसूता अधिनियम लाया गया। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में लाया गया था। इसमें जो भी महिलाएं कर्मचारियां होती है उनके हित की रक्षा के लिए बनाया गया है। मीन्स जब वोमेंस प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम उनको अगर छुट्टियां चाहिए तो इस अधिनियम के द्वारा संशोधन करके उनकी रक्षा के लिए, हित के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद में जो भी मतलब सामान वस्तु है उनको प्रोत्साहन के लिए वित्त संसाधन का प्रयोग के लिए कुछ पैमाने पर जो है इसको शामिल किया गया। जैसे कि जीवन बीमा राष्ट्रीयकरण 1956 में लाया गया था। फिर उसके बाद बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। कब किया गया था? 1969 में। फिर सामान्य बीमा का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 1971 में किया गया था। फिर उसके बाद में ये सारे एक्ट जो है संशोधन करके लाया गया था। वैसे ये मेनली ज़्यादा करके बीपीएससी यूपीएससी के लिए पूछा जाता है। एसएससी और रेलवे के लिए एग्ज़ाम में उतना नहीं पूछा जाता है। इसमें यूपीएससी में ये सब जो भी एक्ट्स है उसमें ज़्यादा करके ये पूछे जाते हैं। ठीक है, वो भी एक्ट्स जो है वो जो नया चल रहा होता है उस समय ये पूछा जाता है। अब इसके कुछ आर्टिकल्स है
जो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है, राज्य की परिभाषा। 37 में समाहित सिद्धांतों को लागू करना। 38 में जो है वो राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। अगर कोई भी लाया जा रहा है स्कीम वगैरह, योजना वगैरह, तो वो लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए, समाज के हित के लिए लाया जाता है, उसको बढ़ावा देने के लिए। आर्टिकल्स 38 में ऐसा कहा गया। 39 में कहा गया है राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत। जो राज्य जिस तरीके से सेंट्रल स्कीम बनाती है, जैसे कि आपका आत्मनिर्भर योजना हो गया, उसी तरीके से राज्य भी तो अपना योजना बनाती है, जैसे कि रूपश्री योजना, कृषक बंधु योजना, ये पश्चिम बंगाल बनाई थी। फिर उसके बाद में है आपका 39A में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क कानून व्यवस्था सहायता किया गया। 40 में ग्राम पंचायत का संगठन किया गया। 41 में कहा गया शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता में शिक्षा का अधिकार है। 42 में नियोजित एवं मानवीय कार्य। फिर है 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, सब्सिस्टेंस पे टू एम्प्लॉयज़। फिर 43A में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता। 43B में कहा गया है सहकारी समितियों को प्रोत्साहन। 44 में कहा गया है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। फिर 45 में कहा गया है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा। जो 6 वर्ष से कम आयु का बच्चा, जैसे कि आंगनबाड़ी में बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो उनके लिए शिक्षा को अनिवार्य किया गया है आर्टिकल्स 45 में। फिर 46 में कहा गया है SC ST को, कमजोर वर्ग को शिक्षित, जो भी कमजोर वर्ग है उनको शिक्षा देना। जैसे भी कोई वैकेंसीज वगैरह निकलती है, वहाँ पे देखते होंगे जो सिक्योरिटी मनी होती है वो कम लिया जाता है, या तो फिर लिया ही नहीं जाता है, तो उनको ये छूट दी जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो भी फॉर्म में भर सके, इसमें पार्टिसिपेट कर सके, इस एग्ज़ाम में बैठ सके। 47 में जीवन स्तर सुधारने तथा जीवन स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने संबंधी सरकार का कर्तव्य होगा। मीन्स जो भी गरीब है, जिसको कि खाना तक नहीं मिल पा रहा एक समय का, वो इतने गरीब है कि रोड पे रह रहे हैं, उनके रहने के लिए छत नहीं है, तो उनको जो है जन स्वास्थ्य के लिए, स्थिति बेहतर के लिए सुविधा वगैरह दी जाए। जैसे कि इंदिरा आवास योजना लाया गया था, तो वो कहाँ से लाया गया था? वो 47 से ही लाया गया था, ताकि लोगों को घर मिल सके, इसीलिए। ठीक है, तो जितनी भी स्कीम लाती है वो दिमाग में आप रख लीजिए कि वो कहाँ से लाया जाता है, तो DPSP से लाया जाता है। फिर कृषक एवं पशुपालन का संगठन जो किया जाता है, मतलब कृषि के लिए सुधार के लिए जो लाया जाता है, वो भी आपका 48 से लाया जाता है। फिर पर्यावरण संरक्षण, मतलब पौधा लगाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पौधे में पानी डालना, उनकी सेवा करना, ताकि हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ रहे। फिर 49 में कहा गया स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का। फिर 50 में कहा गया न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग करती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का प्रोत्साहन देती है। ठीक है, ये सारे आर्टिकल्स इसमें आज हम लोगों ने ख़त्म कर ली। DPSP आज का जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बता सकते हैं। आज के लिए क्लास यहीं तक है। बाय बाय, टेक केयर।